राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जीव विज्ञान 12वीं क्लास में पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे हम आज। पहला अध्याय आवृतबीजी पादपों में जनन है। हम जानेंगे कि इस अध्याय के अंदर पहले अध्याय में कि जनन जो है वो पादपों में किस किस प्रकार से होता है, उनकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आवृतबीजी पादप जो होता है वो किस प्रकार का पादप होता है, तो उसका पादप शरीर जो होता है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप होता है। पादपों के अंदर दो अवस्थाएं उपस्थित होती है, पहली बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरा युग्मोद्भिद अवस्था पाई जाती है। इसके अंदर पादप शरीर जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, यह द्विगुणित होता है कि पादप शरीर जो मुख्य पादप शरीर होगा वो द्विगुणित होगा। यह पादप शरीर स्वपोषी होता है, अर्थात अपना भोजन खुद बनाता है, मूल स्तंभ और पर्णों के अंदर विभेदित होता है। इसी को इसकी पादपों की मुख्य पीढ़ी कहा जाता है। पादपों में दूसरी पीढ़ी जो होती है वो अगुणित युग्मोद्भिद होती है, जो कि बहुत ही अल्प समय के लिए पाई जाती है। हमारा मुख्य जो पौधा होता है जिसके बारे में हम जनन का अध्ययन करेंगे वो हमारा मुख्य पादप द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। तो हम आगे विभिन्न प्रकार के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जनन जो है वो किस किस प्रकार का पाया जाता है। आवृतबीजी पौधों में जनन मुख्यतया आवृतबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन पाया जाता है। हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, पहले उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी विधियाँ होती है इसके अंदर उनको शामिल किया गया है। पहला इसमें कौन सा है, तो हमारा अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जिसमें लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती है वो नहीं पाई जाती है। वो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहला अर्धसूत्र विभाजन होता है और दूसरा युग्मक संलयन होता है। ये दोनों घटनाएं जो होती है वो अलैंगिक जनन के अंदर अनुपस्थित होगी, उनके अंदर नहीं पाई जाती, यही इसकी विशेषता होती है। इसके पश्चात और कौन सी चीज़ जो है वो पूछी जाती है परीक्षा के अंदर, तो अलैंगिक जनन का दूसरा नाम जो होता है वह असंग जनन होता है। असंग जनन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अलैंगिक जनन भी आगे दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार जो होता है वह अनिषेक बीजता होता है। अनिषेक बीजता से आशय क्या है? अ का मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन अनुपस्थित और बीजता यानी बीज से नए पौधे का बनना। इसका अर्थ है कि बिना निषेचन के, इसमें निषेचन की कोई प्रक्रिया जो होती है वह अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक संलयन ऐसी कोई भी प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होगी, लेकिन बीज का विकास होगा और उसी से हमारा नया प्लांट जो नया पौधा होगा उसका निर्माण होगा। तो ये हमारा पहला प्रकार जो होता है वो अनिषेक बीजता होता है। इसके दूसरे प्रकार में अलैंगिक जनन के कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक जनन से क्या तात्पर्य होता है कि कायिक जनन में पौधे का कोई भी कायिक भाग जो होता है वो नए पौधे का निर्माण करवाता है। इसमें कायिक भाग का प्रयोग किया जाता है। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो हमारे बीज के अतिरिक्त जो भाग, बीज और पुष्प के अतिरिक्त जो नर भाग और मादा भाग, फीमेल फ्लावर पार्ट जो होता है जिसे हम पुमंग और जायांग कहते हैं, उनको छोड़ करके इसके अलावा जो भी भाग होता है पादप के अंदर वो हमारा कायिक भाग कहलाता है और उसका उपयोग हम कायिक जनन के अंदर कर सकते हैं। उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। उसके पश्चात पूछा जाता है कि कायिक जनन के लिए ये पौधे के अन्य किसी कायिक भाग से होता है, बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से हो सकता है, तो ये इसकी परिभाषा होती है कायिक जनन की। इसके पश्चात प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल किसे कहा जाता है। प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल का आशय होता है कि कायिक जनन के अंदर हम जिस पौधे के भाग को उपयोग कर रहे हैं उसी भाग को हम प्रवर्ध कहेंगे। तो इस प्रकार से ये पहला प्रकार हुआ हमारे पास में अलैंगिक जनन का। उसके पश्चात कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। कायिक जनन के अंदर पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। उसके बारे में हम जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक ऐसा कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति स्वयं करवाती है, उसके अंदर ही ऐसी विशेषता होती है, हमें कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ता है, तो उसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके अंदर पहला हमारा तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यदि कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम
तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन में शामिल करते हैं। ऐसे कौन कौन से तने हमारे पास में उपस्थित होते हैं जो कायिक प्रवर्धन के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसमें पहला उदाहरण हमारा प्रकंद का होता है अदरक। अदरक जो तना होता है उसे उसे लगा करके हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण कंद है जो आलू है, शलकंद है जो कि लहसुन है, घनकंद है जो कि अरवी है, ऊपरी भूस्तारी जो घास होती है, अंतःभूस्तारी जो पुदीना होता है और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी होती है। इन सभी उदाहरणों के अंदर तनों का कायिक प्रवर्धन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भाग उग कर के नए पौधे का निर्माण करते। किस प्रकार से होता है? तो जैसे हम आलू के अंदर देखते हैं कि आलू के अंदर कई अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। ये कलिकाएं इस शरीर से, पादप शरीर से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आलू के अंदर कायिक प्रवर्धन होता है। हमारा अगला जो उदाहरण है उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी विधि होती है। तो दूसरी विधि जो होती है वो जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यदि हम कायिक प्रवर्धन विधि के अंदर जड़ों का प्रयोग करें तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन में शामिल किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी जड़ें होती हैं जो हम कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त करते हैं? तो उसमें पहला जो होता है हमारे नीम, चमेली और शीशम के पौधों को हम वृद्धि करवाते हैं और इसमें अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण होता है जड़ों के अंदर? तो वो उदाहरण होता है हमारा शकरकंद। सभी ने शकरकंद खाया होगा तो सभी जानते होंगे शकरकंद के बारे में कि शकरकंद जो होती है वो एक प्रकार की जड़ होती है। अन्य उदाहरण के अंदर एस्पेरेगस और डहेलिया होता है जिसको शामिल किया गया है और इन सभी के अंदर जड़ के द्वारा ही जनन होता है। अगला अगर हम बात करें कि किस प्रकार का जनन होता है तो उसके अंदर हमारा तीसरा प्रकार जो शामिल किया गया है वो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन को शामिल किया गया है। यदि कायिक प्रवर्धन विधि के अंदर हम पत्तियों के भाग को प्रयुक्त करते और नए पौधे को उगाते हैं तो वो हमारे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की विधि में शामिल किया जाता है। इसमें दो उदाहरण आते हैं। पहला पत्थर चट्टा जिसे हम ब्रायोफिलम भी कहते हैं और दूसरा उदाहरण बिगोनिया होता है। इन दोनों पौधों के अंदर पत्तियों के किनारों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। ये अपस्थानिक कलिकाएं विभाजित हो करके नए प्लांट का निर्माण, नए पौधे का निर्माण करेगी इस भाग से अलग होकर के। ये दूसरा उदाहरण बताया गया बिगोनिया के अंदर जिसमें अपस्थानिक कलिकाएं यहाँ पर बनी हुई है और ये पादप शरीर से अलग हो करके नए पौधे का निर्माण करती है। हमारा चौथा प्रकार जो होता है वो जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है कि जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार हो रहा है। पुष्प, कुछ पौधों के अंदर पुष्प की कलिकाएं जो होती हैं उनके स्थान पर पत्र प्रकलिका का निर्माण हो जाता है। ये पत्र प्रकलिका भूमि में गिरने के बाद में नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इसके अंदर किसका प्रयोग हो रहा है? जनन के लिए जननांगों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे कौन से उदाहरण होते हैं जिसके अंदर इस तरह से होता है? तो रामबास, एगेव और रतालू के अंदर इस विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये सभी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार हमने पढ़े। हमारा अगला बिंदु कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। इसकी क्या विशेषता होती है कि कृत्रिम शब्द आया इसमें, इसका अर्थ ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इनका प्रयोग पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन में भी किया जाता है। अब कौन कौन सी विधियाँ इसमें शामिल की गई है? तो इसके अंदर पहला विधि कर्तन विधि। कर्तन विधि के अंदर स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन को शामिल किया गया है। दूसरी दाब लगाना विधि है जिसमें टीला दाब और वायु दाब या गुट्टी विधि को शामिल किया गया है। तीसरी विधि रोपण विधि होती है जिसमें जिह्वा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण, कलिका रोपण इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इन सभी बिंदुओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि ये कौन कौन सी विधियाँ होती है और उसमें किस प्रकार से किया जाता है। हमारी पहली विधि जो है वो कर्तन विधि होती है। कर्तन विधि में पहला स्तंभ कर्तन विधि होती है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि के अंदर स्तंभ के भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ज़मीन में रोप दिया जाता है और उन्हीं रोपे हुए भागों से हमारे नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि का प्रयोग जो होता है वो उसकी क्या विशेषता होती है? मात्र पादप की आयु, रोपाई, हमने किस समय कौन से वातावरण के उसके अंदर रोपा है, इन सभी बातों पर हमारा पौधा निर्भर करता है। अब ऐसे कौन कौन से उदाहरण होते हैं जिसमें हम स्तंभ कर्तन विधि का प्रयोग करते हैं? तो उसमें पहला हमारा गन्ना, शुगर कैन, अंगूर, ग्रेप्स, गुलाब, बोगेनविलिया, इन सभी के अंदर हम स्तंभ कर्तन विधि का प्रयोग जनन के लिए कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन हम करवा सकते हैं। अगला हमारा बिंदु होता है
मूल कर्तन, इस मूल कर्तन के अंदर मूल भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उनसे नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर उदाहरण कौन से आते हैं तो उसमें नींबू, अमरूद, सेब, चेरी, इन सभी उदाहरणों को इसके अंदर शामिल किया गया। इन सभी के अंदर मूल कर्तन विधि के द्वारा जनन करवाया जाता है। इसी प्रकार हमारी अगली विधि जो है वो दाब लगाना विधि होती है। इस दाब लगाना विधि में क्या किया जाता है, इसमें हमारी जो मुख्य शाखा होती है जिस पर हमको अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करवाना होता है, उसको मुख्य पादप से बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, जिससे नए प्ररु निकलते हैं। इसमें 3 विधियाँ प्रमुख होती हैं। पहला है टीला दाब विधि होती है, पहली टीला दाब विधि होती है और दूसरी गुट्टी विधि होती है। टीला दाब विधि में क्या किया जाएगा, टीला दाब विधि के अंदर उन पौधों के अंदर करवाया जाएगा जिसकी शाखाएं जो होती है बहुत ही मुलायम होती, कोमल होती, जिसको हम मोड़ करके ज़मीन तक ले जा सकते हैं। उन पौधों के अंदर टीला दाब विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें किस तरह से किया जाता है, तो इसके अंदर ये जिस प्रकार से पौधा उपस्थित है तो इसकी शाखा को जो कि बहुत ही कोमल होती है उसको वहाँ से ले करके ज़मीन के अंदर रोप दिया जाएगा। कुछ भाग जो होता है इसका ज़मीन में जो रहता है वो पर्व संधि युक्त होना चाहिए। पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो तीव्रता से बनती है, इसीलिए जिस भाग को हम ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं वहाँ पर पर्व संधि वाले भाग उपस्थित होना चाहिए और इसका शीर्ष भाग जहाँ पर पत्तियाँ उपस्थित होती हैं उसको वायु के अंदर ही रखा जाएगा। तो इस प्रकार से उसको ज़मीन के अंदर लगाया जाएगा। कुछ समय पश्चात यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें जब बन जाती हैं तो इसे मूल पादप से हटा करके उसको अलग करके फिर ज़मीन के अंदर बोया जाएगा और हमारे नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारी पहली विधि जो होती है वो टीला दाब विधि होती है। इसमें इस प्रकार से किया जाता है। तने की झुकी हुई शाखा को ज़मीन में दबाया जाता है, एक से अधिक पर्व संधि ज़मीन में दब जाए, शीर्ष भाग पत्तियों पर लगा रहे जो ज़मीन के ऊपर हो। उसके पश्चात अपस्थानिक कुछ समय पश्चात यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। इस शाखा को मात्र पादप से काटकर अलग कर दिया जाता है। उदाहरण कौन से होते हैं इसके अंदर, तो चमेली और मोगरा का होता है जिसके अंदर टीला दाब विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली विधि जो होती है वह वायु दाब या गुट्टी लगाना विधि होती है, जिसे एयर लेयरिंग और गुट्टी विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग जो होता है वो विशाल वृक्षों में किया जाता है, क्योंकि हम वृक्ष की किसी शाखा को मोड़ करके ज़मीन के पास में ला करके उसे ज़मीन के अंदर नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि ब्रांचेज होती है और बहुत ही कठोर होती है वो। तो इस विधि में क्या किया जाएगा, इस विधि के अंदर जो हमारी शाखा होगी, निचली शाखा, उस शाखा की कुछ भाग पर उसकी छाल जो होगी उसे हटा दिया जाएगा। उसकी छाल को हटाने के बाद में उस हटाए हुए भाग पर यहाँ पर मिट्टी, मॉस, कॉटन, इन सभी को यहाँ पर लगा करके बांध दिया जाएगा। उसके पश्चात इसकी ऊपरी शाखा पर एक पात्र को बांधा जाएगा और यहाँ से लगातार जल को स्थानांतरित किया जाएगा इस शाखा पर। कुछ समय पश्चात इस भाग पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने के पश्चात इस भाग को यहाँ से हटा करके लगाया जाएगा और वहाँ पर हमारे पास में नया पौधा जो होगा वो उपलब्ध हो जाएगा। ये जो शाखा के ऊपर मॉस, कॉटन जो होती है, रुई जो होती है और सॉइल जो होती है उसको टाइट किया जाता है, बांधा जाता है, उसको इस भाग का जो निर्माण होता है उसको हम गुट्टी कहते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम जो है वो गुट्टी लगाना भी कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखें इसके अंदर तो वृक्षों में किया जाता है। पहला बिंदु जो हमारा वृक्षों में किया जाता है, छाल को हटाया जाता है, मॉस, गीली मिट्टी इसे ढक दिया जाता है और इस भाग को हम गुट्टी कहते हैं। बूंद बूंद पानी दिया जाता है, जड़ें निकलती है और मुख्य पादप से अलग करके मिट्टी में रोप दिया जाएगा। तो इस विधि का इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात ये हमारी विधि हुई। इसके पश्चात अगली विधि जो होती है वो हमारी रोपण विधि होती है। रोपण विधि में किस प्रकार से किया जाता है, रोपण विधि को इंग्लिश में ग्राफ्टिंग मेथड भी कहते हैं। इस विधि की विशेषता यह होती है कि इसमें दो अलग अलग पौधों को जोड़ा जाता है। वे दोनों पौधे अलग अलग संयुक्त होकर के एक नए पौधे के रूप में वृद्धि करेंगे। इसमें एक अच्छी किस्म का पौधा लिया जाता है और एक निम्न किस्म का पौधा लिया जाता है। अच्छी किस्म का पादप जो कि ऊपरी भाग होता है उसे हम कलम कहते हैं, जिसे सियोन कहते हैं। दूसरा निम्न गुण वाला पौधा होता है जो आधार बनाएगा, उसे स्कंद भाग कहते हैं।
इन दोनों भागों को आपस में धागे की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात यहाँ पर कैम्बियम जो कोशिकाएं होती है, एधा कोशिकाएं जो होती है, उन कोशिकाओं का विभाजन होगा और विभाजन होने के पश्चात दोनों भाग जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये जुड़ने के बाद में नए पौधे का निर्माण हमारे पास में हो जाता है। और आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी होती है। और कौन कौन से पौधों के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो गुलाब, आम, अमरूद, सेब, नींबू, इन सभी के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रोपण के अंदर ग्राफ्टिंग मेथड जिसे हम कह रहे हैं, उसके अंदर प्रमुख विधियाँ जो होती है हमारी कौन कौन सी होती हैं। इसके अंतर्गत पहला जो है हमारा जीवी रोपण होता है, जीवारोपण जिसे कहा जाता है। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर इस दोनों जो भाग लेंगे हम, ऊपरी भाग जिसे हम कलम कह रहे हैं और निचला भाग जिसे हम स्कंद कह रहे हैं, इन दोनों भाग समान मोटाई के होने चाहिए, पहली विशेषता ये होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि दोनों के अंदर वी शेप के कट लगाया जाएगा। दोनों के अंदर वी शेप का कट लगाने के पश्चात, आकार का चीरा लगाने के पश्चात उन दोनों भागों को धागे की सहायता से जोड़ दिया जाता है और कुछ समय पश्चात हमारे पास में नया पादप जो होता है वो उपलब्ध हो जाता है। अगली विधि जो इसके अंदर सम्मिलित की गई है वो फच्चरोपण विधि होती है। फच्चरोपण विधि के अंदर इसमें वी स्कंद भाग जो होता है, इसके अंदर स्कंद भाग जो होगा, इस स्कंद भाग में वी आकार का चीरा लगाया जाएगा। निचला भाग जो होगा उसके अंदर वी आकार का चीरा लगाया जाएगा, जबकि कलम के अंदर वेस के आकार का चीरा लगाया जाएगा और फिर उनके पश्चात उनको दोनों को बांध दिया जाएगा और कुछ समय पश्चात हमें हमारा नया पौधा जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। अगली विधि जो होती है वो किरीट रोपण या मुकुट रोपण होता है। यहाँ पर इसके सभी बताए गए हैं। इसके अंदर मुकुट रोपण जो विधि होती है उसके अंदर जो स्कंद भाग होता है, जो निचला भाग होता है, वो आधार से चौड़ा होता है, मोटा होता है और इसी वजह से उसके ऊपर हम एक से अधिक कलम को रोप सकते हैं, उनको लगा सकते हैं हम। तो ये विधि जो होती है वह मुकुट रोपण कहलाती है। उसके पश्चात अगली विधि जो होती है वो कलिका रोपण विधि होती है। कलिका रोपण विधि के अंदर इस विधि में कलिका का रोपण किया जाता है। इस विधि के अंदर स्कंद की छाल जो होती है वहाँ पर टी आकार का चीरा लगा दिया जाता है। ये टी आकार का चीरा लगाया गया है, फिर इसको धागे की सहायता से बांध दिया जाएगा। बांधने के पश्चात कुछ समय पश्चात हमें हमारा नया पौधा जो होगा वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी एधा कोशिकाएं जो होती है विभाजित होकर के आपस में मिल जाती है। अगला, तो इस प्रकार से हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, कौन से प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है। उसके पश्चात हमारी अगली विधि जो होती है वह लैंगिक जनन की विधि होती है। लैंगिक जनन के बारे में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। तो लैंगिक जनन विधि के अंदर पुष्प भाग का प्रयोग किया जाता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्प के द्वारा संपन्न होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह होता है। अब पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर ये चित्र बताया गया है। इसके अंदर इसका आधार का जो भाग होता है, इसका आधार का, पुष्प का आधार का भाग जो होता है वो पुष्पासन कहलाता है, जो फूला हुआ भाग नीचे का होता है। इसी पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज होता है जो कि एक चक्र के रूप में उपस्थित होता है। ये हमारा सबसे बाहरी चक्र होता है। दूसरा चक्र जो होता है वो दलपुंज होता है, इसका एक भाग दल कहलाता है। इसके पश्चात तीसरा जो भाग होता है वो चक्र पुंकेसर होता है। पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, तो पराग कोश और पूतंतु से मिलकर बना होता है। चौथा जो हमारा चक्र होता है वो अंडप कहलाता है और ये अंडप किससे मिलकर बना होता है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से ये 4 चक्र हमारे पास में उपस्थित होते हैं। इन चक्रों में से 2 चक्र जो होते हैं वो सहायक चक्र और 2 चक्र आवश्यक चक्र कहलाते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं वो सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायंग जो होते हैं वो आवश्यक चक्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो लैंगिक जनन के अंदर भाग लेते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ होती है पुष्प के बारे में कि पुष्प पूर्ण जो होता है, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। पूर्ण पुष्प का अर्थ होता है कि वह भाग, अगर चारों जो चक्र होते हैं पुष्प के, जिसे हम बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं, अगर ये चारों भाग उपस्थित है तो हमारा पुष्प जो होता है वो पूर्ण होता है। इनमें से कोई एक भी अगर अनुपस्थित है तो हमारा पुष्प जो होता है वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने सभी लैंगिक और अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में
पढ़ा कि किस प्रकार से पौधों के अंदर जनन जो होता है वो संपन्न होता है।